अ, आज हम लोग PYQs की 2018 की PYQs को रीड करेंगे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर जैन संप्रदाय के इस उपसंप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है एवं मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। इस संप्रदाय की स्थापना वर्ष 1653 में लॉजी नामक व्यापारी ने किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। बौद्ध धर्म का विभाजन दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में है, जिसमें महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता के लिए आते हैं। कुछ प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणि, क्षितिग्रह, अमिताभ, मैत्रेय आदि हैं। मैत्रेय जो है भावी बोधिसत्व हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो दूसरा और चौथा सही है। त्यागराज कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इनका जन्म 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। प्रसिद्ध तेलुगु संत कर्नाटक संगीत के ज्ञाता अन्नामाचार्य का जन्म 22 मई 1418 को हुआ था। वे दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? किशनगढ़ी शैली का। किशनगढ़ी शैली भारतीय चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जिसका समृद्ध काल महाराजा सावंत सिंह के से आरंभ होता है। इनकी शैली में वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, चित्रकला के प्रति अभिरुचि तथा अपने प्रेयसी बनी ठनी से प्रेम का चित्रण महत्वपूर्ण है। बनी ठनी महाराजा रणजीत सिंह की प्रेयसी थी, सावंत सिंह की प्रेयसी थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था। स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में ईंट एवं चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है?
जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर फ्रांसीसी व्यापारी एवं यात्री था, जिसने 1632 ईस्वी में शाहजहां के काल में भारत की यात्रा की थी। उसने गोलकुंडा की यात्रा भी की थी। भारत में हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला पहला यूरोपीय था। टेवर्नियर को 1666 कैरेट ब्लू हीरे की खोज व बिक्री के लिए जाना जाता है, जिसे उसने फ्रांस के लुईस 14वां को सौंपा था। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध जौहरी टेवर्नियर ने कई यात्रा विवरणों का लेखन किया, जिसमें लेस 6 वोयाज डी जीन्स बैप्टिस्ट टेवर्नियर प्रमुख है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक दृष्टि से निम्न है। अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास, कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता, पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय, कृषि में स्थिरता एवं बर्बादी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, आधुनिक उद्योगों का विकास, राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय, आर्थिक विकास तथा अकाल एवं गरीबी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में वाणिज्यीकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके पहले तक कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। इस समय कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों तथा सब्जियों जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया तथा बागान उद्योगों जैसे चाय, कॉफी, रबर एवं नील में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ बिचौलियों को ही हुआ, कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चाय, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। 19वीं शताब्दी में भारत से निर्यात की जाने वाली कच्ची कपास, अफीम और इंडिगो मुख्य वस्तुएं थीं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा से उपाय किया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। 1855-56 की संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में ले लिया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। रोपड़ फसलें वाणिज्यिक, तो किसान वाला सही है। चंपारण जहाँ आए समझ लीजिए कि किसान आंदोलन था। 1917 में गांधी जी द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह एवं 1918 का खेड़ा आंदोलन गांधी जी की बड़ी सफलता थी। चंपारण तथा खेड़ा के आंदोलनों में न केवल गांधी जी को जनता का नेता बना दिया, अपितु कृषकों में आत्मविश्वास भी जगा दिया। यदि वे मिलकर कार्य करें तो अवश्य सफल होंगे। इस प्रकार कृषकों का असंतोष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया। निम्नलिखित में से कौन 1948 में हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? बी कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदिरिपाद और केसी जाज नहीं। जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN राय ये हो सकते हैं। CP रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरेश लिंगम पंतलू ये भी नहीं। अशोक मेहता, TS रामानुजन और GG मेहता यही सही है। डी 29 दिसंबर 1948 को समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों और स्वतंत्र संघवादियों द्वारा पश्चिम बंगाल में हावड़ा में हिंदू मजदूर सभा की स्थापना की गई। इसके संस्थापकों में बसावन सिंह सिन्हा, अशोक मेहता, RS रुईकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी, आर्य खेदगीकर, TS रामानुजन, VS माथुर, GG मेहता शामिल थे। RS रुईकर को अध्यक्ष और अशोक मेहता को महासचिव बनाया गया। अशोक मेहता को महासचिव बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वयं दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, नील दर्पण की रचना 1857 से 59 में, आनंद मठ की 1882 में और सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में सिविल सर्वेंट बने थे। घटनाओं में सबसे पहले नील दर्पण की रचना हुई थी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? केवल दूसरा, कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स। बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, लॉर्ड वेलेजली। केवल दूसरा सही है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यही कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो यही जो है नहीं, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। वेलेजली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। इस संधि के द्वारा कंपनी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। इससे कंपनी को भारतीय राज्यों की व्यय पर महान सेना मिल गई। युद्ध का भार कंपनी के वित्तीय साधनों पर नहीं पड़ता था। इस प्रणाली से कंपनी भारत में फ्रांसीसी चालों को विफल करने में पूर्णतः सफल हो गई। कंपनी को बहुत सा
बहुत सा पूर्ण प्रभुसत्ता पूर्ण प्रदेश मिल गया और इसका साम्राज्य फैल गया। उपरोक्त विकल्पों में से सी सही है। कंपनी की एक नियत आय का प्रबंध करना सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद से। तो पहला एकदम सही है, अब तीनों सही है। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद भी। हालांकि 1813 में पहले मिशनरी आधिकारिक तौर पर कुछ बुनियादी शिक्षाएं ले आई थी, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारतीय इतिहास में शिक्षा की एक राज्य प्रणाली आधिकारिक तौर पर पेश की गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए 1 लाख रुपए का आधिकारिक धन आवंटित किया गया। 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति नियुक्ति की, जिसकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की जिम्मेदारी थी। उस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनमें लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे। इनमें 2 दल थे, एक प्राच्य विद्या समर्थक था जिसके नेता एच.टी. प्रिंसिप थे। ये लोग प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन देने की नीति के समर्थक थे। दूसरी ओर था आंग्ल दल, जो अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन देता था। दोनों दलों ने अपना विवाद गवर्नर जनरल के समूह रखा। अंत में 7 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार प्रश्न सभी विकल्प सही हैं। उन्होंने मैजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब भी कहते थे, एक दानी, समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त थे। स्वामी दयानंद के प्रभाव में आकर वे कट्टर आर्य समाजी बन गए। वे डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना भी से संबंधित थे। वह एक निर्भीक पत्रकार थे। उन्होंने पंजाबी और वंदे मातरम समाचार पत्र आरंभ किया और एक अंग्रेजी पत्र द पीपल आरंभ किया। राजनीति में वह उग्रवादी थे। वह त्रिमूर्ति लाल बाल पाल, जिन्होंने उग्रवादी दल संगठित किया, की एक कड़ी थे। 1920 में वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज दल की स्थापना में उन्होंने सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू इत्यादि के साथ सहयोग किया। ये केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल की ओर से चुने गए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं: अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, एक व्यापरूप आर्य समाज का इतिहास तथा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे मैजीनी, गैरिबाल्डी, स्वामी दयानंद सरस्वती, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी है। उल्लेखनीय है कि एआईटीयूसी की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। आप इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे तथा पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग
यही सही है। 1917 में मॉन्टेगू सुधार घोषणा के बाद भारतीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी, लेकिन इस घोषणा के उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात एनी बेसेंट ने अपने होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की। 1920 में श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने संगठन ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख दिया। स्वराज्य सभा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के कुशल नेतृत्व में चली, जिनकी भागीदारी भारत के पश्चिमी राज्यों तक सीमित थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा राज्य, चपचार कूट त्योहार, मिजोरम खोंगजाम परबा गाथा गीत, मणिपुरम थांगटा नृत्य, सिक्किम। इसमें से कौन सा सुमेलित है? पहला और दूसरा सुमेलित है, तीसरा नहीं सुमेलित है। प्रश्नगत कथन 1 और 2 सुमेलित है, जबकि कथन 3 असत्य है, क्योंकि थांगटा नृत्य मणिपुर की एक प्राचीन युद्ध कला पद्धति है। चपचार कूट कृषि से संबंधित पर्व है, जिसे मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाता है, जबकि खोंगजाम परबा गाथा गीत मणिपुर की एक गायन शैली है। वुड डिस्पैच के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की, ये सत्य होगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, तीसरा तो एकदम पक्का है। तो दूसरा तीसरा ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन पहला दूसरा ज़्यादा सही है, तीसरा एकदम जो है गलत है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और गवर्नर जनरल को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच कहा गया। ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। गाँव में देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित की जाए। जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, इस पर बल दिया। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो पहला सही है, कृत्रिम झील है। कोडाईकनाल तमिलनाडु जो है कृत्रिम झील है। कोडाईकनाल झील, जिसे कोडाई झील भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित एक मानव निर्मित झील है। सर वेरी हेनरी लैंडिंग ने 1863 में झील का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समुद्र तल से 2285 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील तारे के आकार की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किमी पूर्व में स्थित है।
पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला ही सही है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप ही नहीं अपितु संपूर्ण दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 500 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्रेट निकोबार बैरन द्वीप की दूरी 140 किमी से अधिक होगी। बैरन द्वीप लगभग 177 वर्ष निष्क्रिय रहने के पश्चात वर्ष 1991 में सक्रिय हुआ एवं पुनः 1994-95 में उद्गार तथा 2013-14 में भी उद्गार हुआ था। एनएसएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। एनएसएसओ के 70वें चक्र द्वारा कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों को 19 दिसंबर 2014 को जारी किए गए। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों की स्थिति की जानकारी हासिल करना था। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों में लगभग 45% अन्य पिछड़े वर्गों के थे। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि क्षेत्रों से प्राप्त की है। देश में लगभग 52% कृषक परिवार ऋणग्रस्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है? नदी की लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। बालू खनन से नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नदी तंत्र की खाद्य श्रृंखला से लेकर जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त नदियों का मार्ग बदल जाता है जिससे भूमि कटान, बाढ़ जैसी आपदाएं जन्म लेती हैं। नदियों में बालू खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है तथा भूजल प्रदूषित भी होता है क्योंकि बालू प्रकृति की छननी की तरह कार्य करता है। यह भूजल को साफ बनाए रखता है। कृषि मतदाताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। केवल तीसरा सही है कृषि मृदाओं के संदर्भ में। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों को अत्यधिक सघन बना देते हैं जिस कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जबकि गंधक चक्र में मृदा की प्रत्यक्ष भूमिका होती है क्योंकि सल्फर, प्रोटीन तथा विटामिन व अमीनो अम्ल का प्रमुख घटक है जो सामान्यतः सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सिंचाई की अधिकता के कारण कृषि भूमि में लवणता बढ़ जाती है। वास्तव में अत्यधिक सिंचाई के कारण लवण भूमि की सतह पर आ जाता है और जल में वाष्पीकरण के पश्चात उसके अपशिष्ट सतह पर शेष रह जाते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो केवल तीसरा सही है, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। भारत में सोने की खान आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। हालांकि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है। राजस्थान राज्य में जयपुर, सीकर के कुछ क्षेत्रों में बूंदी से भीलवाड़ा, कांकरोली, उदयपुर, डूंगरपुर होती हुई बसवाड़ा की पेटी में लौह अयस्क के भंडार हैं, जबकि भीलवाड़ा में लौह अयस्क खदानें हैं। अभी सोनभद्र में सोने की खान पाई गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ हजारों सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीव पैदा हुए, उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। इसमें से पहला और तीसरा सही है। क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के समय वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था। उल्लेखनीय है कि दूसरा गलत है। उल्लेखनीय है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन ने पृथ्वी के निर्माण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक प्रमाणों से यह तथ्य भी सिद्ध किया जा चुका है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ हजारों सालों लगभग 200,000 से 300,000 में उत्क्रमित हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं। तो इसमें ये तीनों सही है। प्रवाल भित्तियां या प्रवाल शैल श्रेणियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधों में पाए जाते हैं क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। प्रवाल कम गहरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है। 27 से 30% सागरीय लवणता इसके विकास के लिए उपयुक्त होती है। सागरीय धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती हैं क्योंकि ये प्रवालों के लिए भोजन उपलब्ध कराती हैं। विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र एवं यहाँ प्रवाल दक्षिणी फिलीपींस से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यूगिनी तक पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं।
अतः तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है? अराल सागर, काला सागर, बैकाल सागर। तो अराल सागर सही है। अराल सागर मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। यह एक झील है, परंतु इसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। अब दिनों दिन इसका आकार घटता जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ है द्वीपों का झील। वास्तव में 67,000 वर्ग किमी में विस्तृत इस झील का आकार बहुत संकुचित हो गया है। वर्तमान में यह अपने मूल आकार का 10% रह गया है, जबकि बैकाल झील तथा काला सागर में भी संकुचन हुआ है, लेकिन यह अति न्यून है। अतः स्पष्ट है कि मानव क्रियाकलापों के द्वारा बहुत अधिक संकुचन अराल सागर में ही हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित है। देश: कैटालोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंडानाओ फिलीपींस, ओरोमोइया नाइजीरिया। कौन कौन से सुमेलित हैं? तो पहला और तीसरा सुमेलित है। कैटालोनिया स्पेन, क्रीमिया रूसी संघ, मिंडानाओ फिलीपींस, ओरोमिया इथोपिया। पहला तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो बेंगलुरु। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका देशांतरी विस्तार 75 डिग्री से 50 डिग्री पूर्व से 77 डिग्री से 20 डिग्री पूर्व के मध्य है। दिल्ली के सबसे समीप वह शहर होगा जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। विकल्प में दिए गए शहरों के देशांतरी विस्तार में हैदराबाद का विस्तार 78 डिग्री से 23 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री 68 डिग्री पूर्व तक है। नागपुर का 78 डिग्री से 15 डिग्री पूर्व, 79 डिग्री से 40 डिग्री पूर्व तक है। बेंगलुरु का 77 डिग्री से 19 डिग्री पूर्व से 77 से 50 डिग्री पूर्व तक है, तथा पुणे का विस्तार 73 डिग्री से 19 डिग्री पूर्व से 25 डिग्री से 10 डिग्री पूर्व तक है। अतः स्पष्ट है कि बेंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। भारत का संवैधानिक विकास: भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? संघीय विधानमंडल को, जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 का उद्देश्य संघीय ढांचे की व्यवस्था करना था। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 2 के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय, गवर्नर जनरल को दे दी गई थीं। प्रस्तावना क्या बोलते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किस राज्य से शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु
किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। केवल दूसरा सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। गलत है। केवल दूसरा सही है। भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। इसके अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक नियुक्त होने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में यही सही है। बी किसी भी लोकतंत्र में समता, विधि की समझ, क्षमता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। विधि के अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि की समझ, समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए, सही उत्तर चुनिए। पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि की समझ, समता अथवा विधियों के समाज संरक्षण का अधिकार है। विधि के शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। राष्ट्रपति से लेकर देश का निर्धन से निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों में विभेद नहीं किया गया है। प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि शासन से तात्पर्य निम्नलिखित तीनों बातों से है: मनमानी शक्ति का अभाव या विधि की सर्वोच्चता, विधि की समझ, समता। संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। सी सही है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित
होता है। एक संविधान अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के उपबंध अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के यह तत्व अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध, तो सी वाला सही है। अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। हाल ही में निजता के मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ का निर्णय 24 अगस्त 2017 लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में संरक्षण प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए जरूरी है। यह अन्य कई महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला सही है। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य की मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। माना कि महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या 20, 84, 98, 40 है और वहाँ की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 208 है। एक सदस्य 1 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम एक सदस्य के मत को इस प्रकार निकालेंगे। एक विधायक का मत मूल्य राज्य की जनसंख्या बराबर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इक्वल टू 208 इंटू 1/1000 इक्वल टू 1,239 अपान 1000 इक्वल टू 100, यानी कि 239 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 500 से कम है। इस प्रकार बम्बई विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को 100 मत देने का अधिकार होगा। विधान का कुल मत 100 गुणे 208 इक्वल टू 20,800 होगा। तो स्पष्ट है कि कथन एक सत्य है। एक सदस्य के मतों का मूल्य माना कि गणना के अनुसार राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की कुल मत संख्या 74,940 है और संसद के दोनों सदनों के कुल 750 निर्वाचित सदस्य हैं। संसद के प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित मत का अधिकार होगा। राज्य विधानसभाओं की कुल संख्या और निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 750 इस इक्वल टू 90 + 1 यानी कि 100। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों का मूल्य बराबर होगा। इसलिए दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संसित नहीं की जाएगी। बात सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते की उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी बात सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति की
तरह राज्यपाल को भी उसके अनेक विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो या हो, सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत कलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 158(4) में राज्यपाल की उपलब्धियां और भले उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, दोनों सही हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबोधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। दूसरा सही है। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोज्य हो जाएंगी। संविधान के अनुच्छेद 356 में यदि राष्ट्रपति के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने से यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। इसके अंतर्गत उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है तथा राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति पर नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। संसद राज्य के लिए विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रायोजित कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर निबंधन लगा सकता है, न कि यह स्वतः निलंबित हो जाता है। घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। भारत का उस राज्य का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। बैंक ऑफ बंगाल तथा 2 अन्य प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की सभी संपत्तियों तथा देनदारियों का अधिग्रहण करके स्टेट बैंक ने कार्य करना शुरू किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकृत रूप है।
तथा देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। 1957 में भारत की केरल राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। वर्ष 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में गोवा, दमन और दीव 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में टाटा एंड सन्स के द्वारा की गई। 1946 में टाटा एयरलाइंस सार्वजनिक कंपनी बन गई तथा इसका नाम बदलकर एयर इंडिया किया गया। 1953 में सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसलिए बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। दूसरा सही है। भारत में पहली बार वर्ष 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। पहले आम चुनाव में कुल 489 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों तथा कुल पड़े मतों का 45% प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सत्ता में आई। पहली लोकसभा में विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं थी। आधिकारिक विपक्ष तथा विपक्ष के नेता को स्वाधीनता के बाद पहली बार दिसंबर 1969 से दिसंबर 1970 के दौरान मान्यता दी गई थी, जब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आर तथा कांग्रेस ओ में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस ओ, जिसमें 60 सदस्य थे, इसके नेता डॉक्टर राम सुभग सिंह को पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अतः कथन 2 सही है। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए। अर्थात लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए 550/10 यानी कि 55 सदस्य तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता को लिए 250/10 यानी 25 सदस्य होने चाहिए। अतः कथन 1 और 3 असत्य है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अधीनस्थ विधायन समिति का गठन 1953 में किया गया। दोनों सदनों में समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, यह समिति इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन भेजती है। सरकारी आश्वासन समिति। यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं की जांच करती है और किस सीमा तक उनका कार्यान्वयन हुआ है इस पर प्रतिवेदन देती है। नियम समिति। यह समिति सदन में
कार्य पद्धति तथा संचालन से संबंधित मामले पर विचार करती है। साथ ही सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन अथवा योग सुझाती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं और सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कार्य सलाहकार समिति, यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को नियमित रखती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति के 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं। धन विधेयक के संबंध पर विचार, कौन सा कथन सही नहीं है। किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी मांगने, परिवार या नियमन से संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन की उधार लेने या कोई प्रत्याभूत देने के विनियमन से संबंधित होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हों, अर्थात किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन, सरकार द्वारा धन का विनियमन या ऋण लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना और अनुच्छेद 110 के उपखंड क से च में उल्लिखित किसी विषय का कोई आनुषंगिक विषय उल्लेखनीय है कि यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा। तो स्पष्ट है कि विकल्प सी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। पहला ही बस केवल सही है। संविधान के अनुच्छेद 179 में विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे और यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए, इस तरह का कोई प्रावधान केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। परंतु यह और कि जब कभी विधानसभा का विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। कौन सा सही है? पहला सही है। भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी कानून विषय को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं। कथन 1 पूर्णतः सत्य है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख है
उल्लेख था। 1951 में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया ताकि उसके द्वारा किए जाने वाले भूमि सुधारों को अदालत में चुनौती दी जा सके। उस समय सरकार द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधारों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की अदालतों में चुनौती दी गई थी, जिसमें से बिहार में इस कानून को अदालत ने अवैध ठहराया था। इस विषम स्थिति से बचने और सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने यह अनुसूची संविधान में जोड़ी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 31B में यह सुनिश्चित किया कि 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और सरकार भूमि और कृषि कानूनों के सुधार करके सामाजिक इंजीनियरिंग के अपने कार्यक्रम को तर्कसंगत बना सकती थी। परंतु वर्तमान समय में भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों तथा संविधान की मूल ढांचा के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कथन 2 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। 23 अगस्त 2006 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने, खाद्य विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने एवं मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य यह अधिनियम करता है। इस अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 138 एवं 182 में किससे संबंधित है? कृषि के श्रम, बाल श्रम से, कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन से, खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन से, कार्यस्थल पर लिंग असमानता से। तो पहला ही बाल श्रम से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 138 से 182 अभिसमय बाल श्रम से संबंधित है। वास्तव में अभिसमय 138 न्यूनतम आयु अभिसमय 1973 से संबंधित है, जो 1973 में ILO द्वारा अपनाया गया। यह अभिसमय रोजगार में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु को निर्दिष्ट करता है, जबकि अभिसमय 182 बाल श्रम का निकृष्टतम रूपों के उन्मूलन हेतु अभिसमय 1999 से संबंधित है। इसे जून 1999 में ILO द्वारा अपनाया गया है। यह बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों के उन्मूलन हेतु आवश्यक निषेध एवं तत्काल कार्रवाई से संबंधित है। केवल नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी BPL की श्रेणी में आते हैं। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। केवल दूसरा सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है
इसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। इस अधिनियम के प्रावधान निम्न हैं। इस कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक तथा शहरी क्षेत्रों में 50% तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पात्र परिवारों को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल, गेहूं व मोटा अनाज क्रमशः 321 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर मिल सकेगा। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के 6 माह के उपरांत भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा। राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती। निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। सी जो है सही है। सी यानी निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती। यदि जीएनपी अथवा प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और निर्धनता में धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास हो रहा है, तो इसे अर्थव्यवस्था में उच्च आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे कुछ लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार होता है जबकि एक बड़ी आबादी में निर्धनता एवं बेरोजगारी बढ़ती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं का राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। यह केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ व 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्रों पर 34 प्रकार के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षण केंद्रों पर सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना देश के अविकसित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, गोचर धन का संचय हो पाता है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। इसलिए दूसरा और चौथा सही है। मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अर्जित योग्यता है जिसे और समझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। अतः मानव पूंजी में देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि माना जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्तियों संपदा ज्ञान बौद्धिक का संचयन होता है। अतः स्पष्ट है कि कथन 2 और 4 सही है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणमित नहीं हो पाता है? कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घटना, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होता है तो इसका अर्थ होता है कि उसका उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है। इसके विपरीत निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को दर्शाता है, क्योंकि अब कम पूंजी के प्रयोग द्वारा ही एक इकाई उत्पादित की जा सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है तो अर्थव्यवस्था में अधिक बचत तथा अधिक निवेश से भी अत्यधिक उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाता है। अप्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% संकरण कर लगाए जाने के कारण निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह आय का अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। राइट। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी छात्र अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तो न तो एक सही है और न ही 2 सही है। लेवी प्रस्तावित करने वाला भारत 2016 में विश्व का पहला देश बना था। इसके अंतर्गत सरकार ने अप्रवासी संस्थाओं द्वारा देश में दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 60% नामकरण कर लगाए जाने का निर्णय लिया है, किंतु यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया गया है, बल्कि वित्त विधेयक के तहत एक अलग कानून के रूप में लागू किया गया है, जिससे भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी संस्थाएं अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा न कर सकें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी। उपयुक्त में से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मूल्य की कैबिनेट समिति ने की है। कौन सा? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में विभिन्न फसलों के संदर्भ में एमएसपी की घोषणा की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल फसलें हैं रागी, गेहूँ, जौ, तिल, ताड़, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, फला। कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? या किसी बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को
अब हमको आ रही है बहुत तगड़ी नींद, अतः हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाद में।